So I welcome you all in the today's class. So today's class is dedicated to case study Unit 5. और Unit 5 को लेके बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल हैं कि सर केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट? तो कुछ चीजें मैं एड्रेस करूंगा आज की क्लास में। आज की क्लास में ज्यादा समझाना है, कंटेंट ज्यादा डिलीवर नहीं करना है, बिकॉज केस स्टडी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। केस स्टडी का पूरा गेम क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग of how to deal with the questions, राइट? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मॉरल डिलेमा या एथिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। यस आएंगे, तो उनका आंसर हम क्या लिखेंगे कि हमारी पर्सनल चॉइस वर्सेस इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल, कुछ ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स लिखने पड़ेंगे कि ऐसा कुछ भी लिखना नहीं होता है, ठीक है? तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी विल स्टार्ट विद द केस स्टडी, बेसिक्स एंड बैकग्राउंड एंड फाउंडेशन। और पहले हम पेपर के बारे में डिस्कस कर लें कि आपका ये जो यूनिट 5 है, ये बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द सिलेबस इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ऐसा लिखा गया है आपके यूनिट 5 के सिलेबस में। अब ये जो यूनिट 5 है, जनरली हम देखते हैं कि पर यूनिट क्वेश्चंस, जैसे पेपर 1 से पेपर 3 और फिर 4 तक आते हैं, तो पर यूनिट से हमारे 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट? लेकिन अगर हम ध्यान दें कि यूनिट 5 से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके 18 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। सर आउट ऑफ हाउ मच मार्क्स? 150 मार्क्स। तो अगर एथिक्स की हम बात करें, सो एथिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों में यूनिट 5 से हमारे 18 प्लस 18 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। टोटल 36 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट? सो 30 मार्क्स का नहीं आने वाला है, 18 मार्क्स का आने वाला है। पहली बात तो ये, तो इसका शेयर रिलेटिवली कम है, बिल्कुल सही बात। तो सर फिर इसमें ध्यान कम देना है क्या? नो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज इट इज वेरी स्कोरिंग। इट इज वेरी स्कोरिंग। वाई इज इट इज वेरी स्कोरिंग? वी विल डिस्कस दैट एंड यू विल नाउ गेट 24 का जो मेंस का पेपर आया है, वहां पे यू हैव द इंटर्न। जितनी बातें मैं बोल रहा हूं आपकी कॉपी में ये सब होना चाहिए, ध्यान देंगे। जितनी बातें मैं बोल रहा हूं ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। हर क्लास में आप लिखते हैं ना, सिलेबस लिखते हैं, पीवाईक्यू लिखते हैं, उसके बाद मैं जो इंडेक्सिंग कराता हूं वो लिखते हैं। जो भी मैं बोल रहा हूं लिखते जाएं, राइट? मैं बहुत फास्ट नहीं पढ़ाता हूं, मैं बहुत एवरेज स्पीड और कई बार स्लो भी होता हूं, जस्ट क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एथिक्स है, राइट? तो मुझे स्लो होना पड़ता है, बिकॉज बच्चों का कॉम्प्रिहेंशन इतना फास्ट जो है होता नहीं है। वहीं सागर सर की आप अभी क्लास अटेंड करेंगे एथिक्स एंटरप्रेन्योरशिप की, सॉरी, तो अभी आपको समझ में आएगा कि स्पीड क्या होती है, ठीक है? राइट? तो मुद्दे की बात, लिखते सब कुछ चलें, ठीक है? नाउ मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 होता है बेसिकली, उसमें होते हैं इंटरनल ऑप्शंस। तो 2024 के पेपर में इंटरनल ऑप्शंस केस स्टडी में दिए गए थे। 2023 के पेपर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो सर ये इंटरनल ऑप्शंस का मतलब क्या है? मतलब क्वेश्चन के अंदर केस स्टडी ए दिया गया और उसके बाद और करके केस स्टडी बी दिया गया, ऐसे दो ऑप्शंस आए। और दोनों केस स्टडी में डिफरेंस था। एक केस स्टडी आपकी साइकोथेरेपी से रिलेटेड थी और एक केस स्टडी जो है वो आपके एथिकल डिलेमा या मॉरल डिलेमा या एथिकल रीजनिंग से रिलेटेड थी। कहानी समझ में आ रही है आपको? तो इस बात का ध्यान देंगे, क्लियर? तो स्कोरिंग है 18 मार्क्स की है, इसलिए टाइम कम डिवोट नहीं करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? चलो, तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कुछ बच्चों को एकदम आइडिया नहीं होता है कि सर केस स्टडी होती क्या है और इसका इंपैक्ट क्या है। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपैक्ट आपके इंटरव्यू में आपको दिखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर इंटरव्यू में कैसे इंपैक्ट दिखेगा? बिकॉज इन इंटरव्यू दे विल गिव यू अ सिचुएशन, right, as it is written down here, a real life situation, event or individual, organization or dilemma, right? And then they will ask you what should be your first step as an administrator or as a collector or as a deputy collector or DSP, whatever. वो आपको ऐसी ऐसी situations में डालेंगे and they will try to get the insights of your moral understanding. किसकी insights लेनी है उनको इंटरव्यू में? moral understanding की, कि how do you approach things. और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप नो भी नहीं बोल सकते। आप फैक्चुअल चीजों में तो नो बोल सकते हैं, वेरी वेरी इजीली यू कैन से नो, कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं बनता, या सॉरी सर इस बारे में मैं और जानकारी लेने की कोशिश करूंगा, करूंगी। ये वो क्वेश्चन है जिसमें आप नो नहीं बोल सकते, राइट? बिकॉज यहां आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको रिफ्लेक्ट करनी है। यहां पे आज आपको राइट रॉन्ग बताना है। इतने समय से जो आपने पर्सनैलिटी डेवलप की है, उसका राइट और रॉन्ग जो डेवलप हुआ है ओवर द अपब्रिंगिंग, ओवर द कंडीशनिंग ऑफ द ईयर्स, ऑफ द डिकेड, ऑफ 2 डिकेड, जो भी आपने पढ़ाई की, वो सब रिफ्लेक्ट हो जाता है इस अंडरस्टैंडिंग में। और अगर आप बोलेंगे कि सर मैं इसके बारे में जानकारी हासिल करूंगा, तो आपको जो बोर्ड मेंबर है, चेयरमैन है, वो बोलेंगे कि इसकी जानकारी हासिल नहीं की जाती है,
ये समझ है जो बहुत लॉन्ग टर्म में डेवलप होती है। ऐसा नहीं कि अभी इंटरव्यू के बाद आपने कोई बुक पढ़ी या कोई गूगल किया और आपको जानकारी मिल गई, राइट। सो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जिसमें आप नो नहीं बोल सकते। तो अगर आपने अभी केस स्टडी आंसर करना सीखा तो इंटरव्यू तक ये आपकी हेल्प करेगा। तो इंटरव्यू के 30 नंबर समझ लो, आउट ऑफ 140 इज द हाईएस्ट मार्क्स, समटाइम्स 145 भी जाते हैं। तो उसमें से 30 नंबर तो आपके जो आ रहे हैं अगर 140 में से, वो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के होते ही होते हैं। ठीक है, चलो। तो ये है इसका इम्पैक्ट। तो ये इम्पैक्ट समझ के हमको थोड़ा आइडिया लगा कि व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू डील विथ टुडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो व्हाट इज अ केस स्टडी? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आ नहीं रहा एग्जाम में, ये बस एक आपको समझा रहा हूं मैं। सो लेट्स स्टार्ट। अ केस स्टडी इज अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन, इवेंट, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और डिलेमा टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इश्यूज एंड डिराइव इनसाइट्स। To understand complex issues and derive insights, right? It uses facts, context and analysis to illustrate how principles apply in practice. अब ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा सर, इंटीग्रिटी पढ़ा, अकाउंटेबिलिटी पढ़ा, राइट, ट्रांसपेरेंसी पढ़ा, ओपननेस पढ़ा, राइट, एंड लीडरशिप के बारे में भी समझा, एंड ऑनेस्टी समझी, सेल्फ लेसनेस समझी, एम्पैथी, कंपैशन, जो भी चीजें थी सब हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अब इसको हम प्रैक्टिस में कैसे लेके आएंगे? और बहुत अच्छी केस स्टडी है एक जो 2024 के पेपर में आई है, जो मैं आज की क्लास में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। एंड बेस्ड ऑन दैट आपको समझ में आएगा कि क्या कॉन्फ्लिक्ट्स और डिलेमास हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या किसी भी पोस्ट में है तो फील कर सकते हैं, यानी एनकाउंटर कर सकते हैं। केस स्टडीज हेल्प इवेल्युएट डिसीजन मेकिंग, एथिक्स, बिहेवियर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रियलिस्टिक सिनेरियोज। They are widely used in administration, psychology, ethics and public policy for learning and assessment. Learning और assessment के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल बच्चे का होता है कि सर व्हाट काइंड ऑफ केस स्टडीज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए, आप में से अगर हो सकता है किसी बच्चे ने यूपीएससी की तैयारी की है या डायरेक्ट हो सकता है एमपीपीएससी की तैयारी में आया हो, दोनों ही तरह के बच्चे जो है केस स्टडी को सॉल्व करते हैं अगर वो मेंस दे रहे हैं तो, डेफिनेटली, राइट। लेकिन दोनों एग्जाम्स में केस स्टडी जिस तरह की आती हैं वो बहुत अलग होती हैं। एक केस स्टडी होती है ओपन एंडेड केस स्टडी, राइट। उसमें बस आपके थॉट प्रोसेस के लिए ओपन एंडेड सजेशंस मांगे जाते हैं कि आप बताएं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, राइट। ऐसा कोई मॉरल डिलेमा नहीं होता रिजॉल्व करने के लिए, बस एक ओपन एंडेड होता है कि अगर फ्यूचर में ऐसा हो तो आप कैसी पॉलिसी सजेस्ट करेंगे, तो अपना ओपन एंडेड सजेशन देते रहिए, राइट। लेकिन यहां पे एमपीपीएससी में जो होता है क्लोज्ड केस स्टडी होती है। कहने का मतलब बेस्ड ऑन द गिवन फैक्ट्स। लिखते जाना अपनी कॉपी में, राइट। ये मत सोचना कि बस दिमाग में डायरेक्टली छप जाएगा। बेस्ड ऑन द गिवन फैक्ट्स यू नीड टू सॉल्व, बेस्ड ऑन द गिवन फैक्ट्स यू नीड टू सॉल्व केस स्टडी, बेस्ड ऑन द गिवन फैक्ट्स यू नीड टू सॉल्व द केस स्टडी। ये पॉइंट दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपना दिमाग ना लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, वो तो करना पड़ेगा। कौन से केसेस में? एथिकल डिलेमा वाली केस स्टडी में तो करना पड़ेगा, राइट। लेकिन कुछ केस स्टडीज ऐसी होती हैं जो अनसीन पैसेजेस की तरह आती हैं। कैसे आती हैं सर? अनसीन पैसेजेस की तरह आती हैं। तो केस स्टडी के कितने टाइप हो गए? दो तरह की केस स्टडी हो गई। पहली हो गई ओपन एंडेड और क्लोज्ड केस स्टडी। क्लोज केस स्टडी के अंदर भी दो केस बनते हैं। एक केस बनता है अनसीन पैसेज स्टाइल, जो कि 2024 के पेपर में आई थी, और एक केस स्टडी बनती है एथिकल डिलेमा स्टाइल या मॉरल डिलेमा बोल रहे हैं उसको, सेम ही चीज है। एथिकल डिलेमा, बिकॉज वर्क प्लेस में डिलेमा हो रहा है तो वो एथिकल डिलेमा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एथिकल रीजनिंग से करेंगे। तो अनसीन पैसेज स्टाइल अगर आती है तो फिर 100%, अब कैसे होता है, प्रीलिम्स का आपने सी सेट का पेपर दिया है, राइट। अब जब अनसीन पैसेज आता है तो आपको आंसर किससे करना होता है? एग्जैक्टली पैसेज में जो लिखा है उसी से आंसर करना होता है, राइट। यू नो डेट। तो सेम चीज अनसीन पैसेज स्टाइल केस स्टडी में 100% आपको वही शब्द इस्तेमाल करने हैं जो केस स्टडी में दिया गया है। इसका भी एग्जांपल बताऊंगा। जैसे ये एक एग्जांपल है साइकोथेरेपी। सो दिस इज अ केस स्टडी गिवन इन मेंस 2024। ध्यान से सुनना।
अब ये जो केस स्टडी थी साइकोथेरेपी पे बेस्ड थी, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो सारे आपको इस सेम कंटेंट से रिजॉल्व करने थे। किससे रिजॉल्व करने थे? सेम कंटेंट से रिजॉल्व करने थे। ठीक है, सेम कंटेंट से रिजॉल्व करने थे। कहानी क्लियर? चलो, अब ये हो गई अनसीन केस स्टडी। सर और कोई केस स्टडी आई थी क्या? यस, दिस वाज द अनदर केस स्टडी विच वाज गिवन इन मेंस 2024। मेंस 2024। ठीक है, तो ये वाली जो है एथिकल इंटरेस्ट की, एथिकल डिलेमा की केस स्टडी थी। ये वाली किसकी केस स्टडी थी? एथिकल डिलेमा की केस स्टडी थी, राइट। तो एथिकल डिलेमा की केस स्टडीज जनरली थोड़ी टफ होती हैं, राइट। इसलिए मैं एथिकल डिलेमा की एक एग्जाम्पलर केस स्टडी भी लेके आया हूं आपके पास, एक अलग से न्यू केस स्टडी, जिसमें हम समझेंगे कि एथिकल डिलेमा वाले क्वेश्चंस कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं। क्योंकि अनसीन पैसेज स्टाइल की केस स्टडीज जैसे ये थी जो साइकोथेरेपी वाली, ये आप बहुत आसानी से कर लोगे क्योंकि प्रीलिम्स में भी आपने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। अब जैसे इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं कि अब इसमें जो साइकोथेरेपी है, आपने टॉपिक भी पढ़ा है। अब पहला क्वेश्चन इस साइकोथेरेपी का था, सॉरी, पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज डन थ्रू साइकोथेरेपी। अब बच्चा इसमें कंटेंट पैसेज से ना उठा के या केस स्टडी के कंटेंट से ना उठा के कहां से ले लेगा? अपने नोट्स की डेफिनेशन लिखेगा। बस ये गलती करेगा जो गलती हमें नहीं करनी है। नोट्स में दी गई डेफिनेशन या नोट्स में दिया गया पर्पस जो आप घर से तैयार करके आए हैं एग्जाम में लिखने के लिए, तो ऐसी चीजें यहां पे नहीं लिखनी है। बस इसी बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो वापस आता हूं। राइट, तो पहले तो मैंने केस स्टडी के टाइप्स बता दिए, ओपन वर्सेस क्लोज, और क्लोज्ड के अंदर भी दो बता दिए, 1 और 2 बता दिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। राइट, उसके बाद सर कितने मार्क्स अलॉटेड हैं? टोटल 18 मार्क्स अलॉटेड हैं, ये बात भी मैंने बताई। तो 6 सब क्वेश्चन आएंगे, 6 सब क्वेश्चन विथ 3 मार्क्स ईच। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वर्ड लिमिट, तो 6 सब क्वेश्चन विथ 30 वर्ड्स। तो सर 20 वर्ड्स नहीं है? नहीं, 20 वर्ड्स नहीं है, टोटल 30 वर्ड्स हैं जो वर्ड लिमिट यहां पे दी गई है आपको केस स्टडी के एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। और टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 6। तो टोटल कितने वर्ड्स लिखने हैं आपको? 180 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, सो एक एक चीज ध्यान रखनी है देखो केस स्टडी में, क्योंकि यही वो पार्ट है जो आपको 150 मार्क्स से 165 मार्क्स पे लेके जाता है पेपर 4 में। एक पार्ट में पूरे मतलब फुल मॉक में मैं बोल रहा हूं, पर केस स्टडी से आपको 7 to 8 मार्क्स की क्या मिलती है? लीड मिलती है एक सेक्शन में। पेपर 1 to 3 में 165 पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन पेपर 4 में 165 इज इजी। क्योंकि जो पेपर 1 हिस्ट्री है वहां पे 150 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री के 2-3 टू मार्कर तो बनते नहीं। राइट, तो वहां जो कमी रह जाती है, 150 के एवरेज से हम चलते हैं 150 इंटू ऑल 4 पेपर, तो 600 नंबर हमें लाने। तो वहां जो कम हो रहा है वो यहां से हमें कंपेंसेट करना पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलो, तो यहां पे सर वर्ड लिमिट कितनी हो गई? 180 शब्द टोटल हो गए, 30 वर्ड्स ईच। कहानी क्लियर? 30 वर्ड्स ईच। अब सर थोड़ा सा टाइम लिमिट का बता दीजिए, क्योंकि दिमाग में तो ये बैठा हुआ है कि 2 मार्कर्स के लिए हमारे पास कितने मिनट है? 1 मिनट है। ये बात हम बिल्कुल ध्यान से अच्छे से पढ़ के मतलब सोच के प्लान करके जाते हैं। राइट, तो हमारे पास टोटल कितने 2 मार्कर आने हैं पेपर 4 में? 16 2 मार्कर्स आने हैं, राइट। तो 16 2 मार्कर्स के लिए कितने मिनट्स हो गए? 16 मिनट्स हो गए। 7 मार्कर्स कितने मिनट में लिखने हैं सर? 3 मिनट में, ये भी हमको आइडिया है। और कितने 7 मार्कर्स आने हैं? 8। 10 नहीं आते हैं पेपर 4 में, ठीक है, प्लानिंग पहले से करके रखना। तो 8 7 मार्कर्स के लिए हमें टाइम कितना लगा? 24 मिनट्स। राइट, तो 24 एंड 16 कितना हो गया टोटल करके बताइए आपका? तो 24 मिनट्स एंड 16 मिनट्स, राइट, टोटल कितना मिनट्स हो गया? 40 मिनट्स आपके यहीं पे कंज्यूम हो गए। ठीक है, 40 मिनट्स आपके क्या हो गए यहाँ पे? कंज्यूम हो गए। इसके बाद 11 मार्कर्स जो हैं, 11 मार्कर्स में ओवरऑल 10 मिनट का टाइम मिलता है आपको, राइट। 9 मिनट्स to 10 मिनट्स मिलते हैं। तो 4 11 मार्कर हैं, तो आपके कितने हो गए यहाँ पे? राइट, ओवरऑल 44 मिनट्स। तो 9 से 10 मिनट में आपको ये करना रहता है। तो 40 और 44 कितना हो गया आपका? 84। राइट, आई थिंक ये 7 मार्कर के लिए 9 मिनट्स है। तो 9 4 36 मिनट्स आएगा यहाँ पे। एक्से कैलकुलेशन में गड़बड़ है, 36 मिनट्स आइडियली इतना होना चाहिए। ठीक है, तो अराउंड ये 36 मिला लेंगे तो 76 मिनट्स हो गए। अब आपके पास ओवरऑल 15 मिनट बचे।
अब ओवरऑल आपके पास कितने मिनट बचे? 15 मिनट बचे। तो एक केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए आपके पास ओवरऑल 15 मिनट का समय है। कितने मिनट का समय है? 15 मिनट का समय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब 15 मिनट में आपको क्या करना है? केस स्टडी सिलेक्ट करनी है। दो केस स्टडी आ रही हैं, पार्ट ए और पार्ट बी में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना। अब सिलेक्ट करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? रीड करना पड़ेगा। अब इस साल तो समझ लो कि एक अनसीन पैसेज टाइप आ गई और एक आ गई एथिकल। लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में दोनों ही एथिकल बेस्ड आ जाएं, एथिकल डिलेमा बेस्ड। अब आपको परेशानी होना शुरू हो जाएगी, राइट? अब आपको रीड करना पड़ेगा कि दोनों में से बेटर आंसर मैं किस में लिख सकता हूं। ये आपका कम से कम 1 से 1.5 मिनट लेगा। उसके बाद आपने रीड कर लिया, अब आपको थिंकिंग करनी है और पूरा ओवरऑल आपको लिखने का समय मिलेगा इसमें 9 मिनट। 30 मार्कर्स के हिसाब से 9 मिनट का समय आपको लिखने के लिए मिलेगा। 6 क्वेश्चन 1.5 मिनट में, ठीक है? सो ईच क्वेश्चन विल टेक आपको कितने मिनट? 1.5 मिनट। सो 1.5 मिनट पर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन के लिए 9 मिनट्स, राइट? एंड 5 मिनट में आपको रीड कर लेना है और 1 मिनट में डिसाइड कर लेना है। तो 9 5 14 1 15, तो 15 मिनट में आपकी ओवरऑल केस स्टडी हो जाएगी। तो ये जो पहले के 6 मिनट है, 6 मिनट का जो टाइम अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है, जिसमें रीड करना, कॉम्प्रिहेंड करना और ओवरऑल आंसर देने के लिए अपने आप को तैयार करना, ये काम करने के लिए आपके पास 6 मिनट्स है। ठीक है? तो ये सब तो हो गया केस स्ट्रेटेजिक स्टडी। अब सर, पढ़ाई हमने शुरू की, तो सबसे पहले क्या करें? अगला क्वेश्चन सवाल ये होता है कि फर्स्ट आई नीड टू रीड द केस स्टडी। देखो, केस स्टडी पढ़ते ही आप ये तो समझ जाओगे कि वो अनसीन पैसेज स्टाइल है या फिर एथिकल डिलेमा स्टाइल है। अगर वो अनसीन पैसेज स्टाइल हुई, तब तो पहले क्वेश्चंस पढ़ना। जैसे आप एग्जाम में करते हो, प्रीलिम्स में भी यही काम करते हो, आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हो, राइट? और फिर उसका आंसर ढूंढते हो पैसेज में, यही करते हो आप। सेम काम आपको यहां पे करना है, राइट? पहले आप क्वेश्चंस पढ़ना, फिर पैसेज में उसको अंडरलाइन करते जाना। क्या करते जाना? अंडरलाइन करते जाना। ध्यान से ये सब नोट कर लेना, राइट? इसको रिवाइज करना पड़ेगा। और अभी बहुत सारी केस स्टडीज में आपको एक असाइनमेंट बना के अपलोड करूंगा, राइट? वो उसमें भी 4 5 केस स्टडी डाल दूंगा, तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? अब ये सब हमें इतनी फास्ट करना होता है एग्जाम में कि अगर हमारे पास स्ट्रेटेजी ना हो तो हम फंस जाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया। अब अगर एथिकल डिलेमा वाली केस स्टडी हो गई, तब तो आप पढ़ने के क्वेश्चन पढ़ के भी कुछ नहीं कर सकते। पहले आपको केस समझना पड़ेगा। पहले क्या समझना पड़ेगा? केस समझना पड़ेगा कि एक्चुअली पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले ये पहला स्टेप होता है, टू आइडेंटिफाई द पार्टीज इन्वॉल्व, राइट? एक और अल्टीमेटली क्या होगा? एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो आप होगे, जिसके बिहाफ में आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि इस पर्सन को क्या करना चाहिए। एक प्राइवेट प्लेयर होता है जनरली, या एम्प्लॉय होता है, राइट? और तीसरा प्लेयर होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है, गवर्नमेंट जो है कोई नया इंडस्ट्री कहीं स्टैब्लिश करने वाली है, राइट? या गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम चलाई, अब इसमें बेनिफिशियरीज कौन होंगे? क्या आपके फ्रेंड होंगे? या कोई केस आ गया ऐसा जिसमें फंस गए कि आपके फ्रेंड्स भी हैं उस केस में, तो आप क्या करेंगे? मेरिट को बेस करेंगे या फ्रेंडशिप को वैल्यू करेंगे, वगैरह वगैरह। तो तीसरी पार्टी गवर्नमेंट होती है, एक पार्टी प्राइवेट प्लेयर या फ्रेंड्स होते हैं, और एक पार्टी एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि आप होते हो, और आपसे सवाल पूछा जाता है जनरली एडमिनिस्ट्रेटर के बिहाफ में। यही जनरल केस स्टडीज आती हैं। क्लियर? तो अगर अनसीन पैसेज है तो फर्स्ट पहले दोनों केस स्टडी देखो क्या है, फिर केस स्टडी पढ़ें कि क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। अनसीन पैसेज में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर जल्दी जल्दी पैसेज में ढूंढो। अगर एथिकल डिलेमा बेस्ड है तो पहले पैसेज पढ़ो, यानी पहले केस स्टडी पढ़ो। ठीक है? तो रीडिंग, थिंकिंग, राइटिंग, ये तीनों प्रोसेस आपको कैसे मैनेज करना है, इस पे मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया, right? So this was the basic introduction regarding the case study. Now we will start with reading out the case study given by MPPSC in exam 2024, and this was the first case study. Clear? तो इसमें हुआ क्या कि लेंदी था टेक्स्ट, लेकिन इसके क्वेश्चंस इजी थे, जैसा कि अनसीन पैसेज में होता है।
और दूसरी जो एथिकल डिलेमा वाली केस स्टडी थी उसमें एमपीपीएससी ने क्या किया, टेक्स्ट बहुत छोटा सा दे दिया ये वाला, लेकिन इसमें क्या दे दिया, एथिकल डिलेमा। इसमें आपको सोचना ज्यादा है और उसमें आपको ढूंढना ज्यादा है, बस यही डिफरेंस है। एक में सोचते ज्यादा है और एक में सर्च कर करके ढूंढ ढूंढ के आंसर करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद पहले मैं जैसे इस अप्रोच को मैं लेके चला, आपको मैंने बोला कि अनसीन पैसेज वाली है तो क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस। तो पहले हम छोड़ देते हैं, केस स्टडी हटाओ साइड में, सवाल देखते हैं। पहला सवाल ये पूछा गया, व्हाट इज डन, व्हाट इज डन थ्रू साइकोथेरेपी, मतलब साइकोथेरेपी से क्या किया जाता है, राइट। दूसरा सवाल पूछा गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ साइकोथेरेपी, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस। अब सर हम इसको थोड़ा सा यहां पे सर्च करने की कोशिश करते हैं थोड़ा, चलो मैं जूम भी कर देता हूं सो डेट यू कैन सी इट क्लियरली। डन, देखिए हाइलाइटर करते हैं, राइट। चल, सो साइकोथेरेपी इज अ टर्म दैट रिफर्स टू द treatment of mental and emotional disorders through the use of psychological techniques, through the use of psychological techniques, very very important point, right? Through the use of psychological techniques designed to encourage communication of conflicts and insights into problems, with the goal being personality and growth and behavior modification। ठीक है, now it is generally a long term treatment। कैसा ट्रीटमेंट होता है ये, it is generally a long term treatment which focuses more on gaining insight into chronic physical and emotional problems, राइट, क्रॉनिक फिजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये इस तरह से आपको कुछ की टर्म्स हाईलाइट करने, राइट। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं यहां पे, देखो यहां पे बताया जा रहा है फोकस, क्या बताया जा रहा है, सॉरी यहां पे फोकस बताया जा रहा है आपको। देखिए यहां पे लिखा है फोकस, इसका फोकस क्या है, ये रिफर क्या करता है, राइट। और ये यहां पे ओवरऑल किस तरह का ट्रीटमेंट है, तो क्या फोकस कर रहा है एक बार करके देखते हैं इसको, लेट्स सी, राइट। इट फोकस ऑन द पेशेंट्स थॉट प्रोसेस एंड वे ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड रादर देन स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो बिल्कुल जैसे मैं इसको डील कर रहा हूं, आपको बिल्कुल ऐसे ही अप्रोच करना है और आप लोग करते भी होंगे अनसीन पैसेजेस को, राइट। कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, इन शॉर्ट साइकोथेरेपी इज अ लॉन्गर ट्रीटमेंट। कैसा ट्रीटमेंट है ये, लॉन्गर ट्रीटमेंट है। तो ये किस पे डील करता है, इट एड्रेसेस लॉन्ग हेल्ड बिलीव्स एंड बिहेवियर्स दैट नो लॉन्गर बेनिफिट द पेशेंट। कहने का मतलब, ऐसे पुराने, जैसे आप बोलते हैं ना किसी को कि ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स हैं, ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, तो यहां पे हम वही तो बोल रहे हैं कि साइकोथेरेपी इज अ लॉन्गर ट्रीटमेंट दैट कंसेंट्रेट्स ऑन एड्रेसिंग लॉन्ग हेल्ड बिलीव्स एंड बिहेवियर्स दैट नो लॉन्गर बेनिफिट द पेशेंट। यानी बेनिफिट नहीं कर रहे हैं हमारे बिलीव्स, देखो या तो हमारा बेनिफिट करेंगे या हमारा नुकसान करेंगे, सीधी सी बात है। if I am holding something, any idea with myself, making it a part of my consciousness permanently, so that definitely will affect my attitude, prejudice, stereotype, and ultimately it will be either helping me or not helping me or not benefiting me। तो यहां पे हम उन बिलीव्स को रिमूव करते हैं, तो थोड़ा मैंने साइकोथेरेपी का बैकग्राउंड दे दिया, बट यहां भी वही चीज ही लिखी। नाउ दो वेरी स्पेसिफिक इश्यूज आर फ्रीक्वेंटली though very specific issues are frequently dealt with in psychotherapy, the focus is on the client's thought processes and relationship with themselves, others and the world। तो ये बोल रहा है कि साइकोथेरेपी एक लार्जर डोमेन में काम करता है, लेकिन स्पेसिफिक इश्यूज को भी डील करता है। अब सर इस लाइन का क्या मतलब हुआ, समझो इस बात को। ये बोल रहा है कि देखिए सर, एक स्पेसिफिक इशू लेके जनरली एक पेशेंट जो है, राइट, किसके पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, काउंसलर के पास जाता है, कहीं भी जाता है, राइट, एक डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइकोथेरेपी एक लॉन्गर ट्रीटमेंट देती है। ये बात समझ में आ गई पैसेज से आपको। अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको 2 से 3 मिनट में फिनिश करना है ड्यूरिंग द एग्जाम, राइट। बट हम तो यहां पे समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसलिए हम टाइम ले लेके इसको रीड कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, हम एक स्पेसिफिक इशू लेके जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर से ट्रीटमेंट मांगते हैं। तो जनरली साइकोथेरेपिस्ट एक कैसा ट्रीटमेंट देता है, यहां पे लिखा है ना, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देता है। कैसा ट्रीटमेंट देता है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देता है। कहानी क्लियर,
राइट। आपने जैसे अभी थोड़े 2-4 दिन पहले यानी फ्यू क्लासेस बैक मैंने आपको फैमिली नाम का एक वेब सीरीज आया था जिसमें वो काउंसलर नेहा धूपिया रहती हैं एंड वो सेशंस होते हैं फैमिली के, हस्बैंड वाइफ इश्यूज एंड मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ इश्यूज या वॉट एवर इश्यूज आर डेल्ट विद। ठीक है, तो वो जो सेशन था उस सेशन को बोल रहे हैं काउंसलिंग सेशन। उस सेशन को हम क्या बोल रहे हैं? काउंसलिंग। जनरली आपने देखा होगा या हो सकता है आपके फ्रेंड सर्किल में कोई हो, ये भी हो सकता है कोई ना हो, लेकिन सुना जरूर होगा कि आज मेरा डॉक्टर के साथ सेशन है, या जो उनकी काउंसलर है या साइकोथेरेपिस्ट है उनके साथ एक सेशन है। तो जब हम बात करते हैं सेशंस की तो हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेके जाते हैं। जैसे आप लोग मुझे कॉल करते हो कि सर आपका 15 मिनट्स चाहिए, मेरे कुछ डाउट है, तो बेसिकली आप कोई स्पेसिफिक डाउट की बात कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल तो मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन को डील कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म में सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहा हूं, आपके फोकस, आपके डेडिकेशन, आपकी स्ट्रेटेजी और एज वेल एज आपका बेसिक नॉलेज, कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्टेंट। तो अगर मैं ब्रॉडर लेवल पे बात करूं तो मैं साइकोथेरेपी कर रहा हूं, लेकिन अगर आप एक छोटे छोटे सेशंस में मुझसे बात करते हो और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, जो यहां पे कौन सा वर्ड यूज किया गया, स्पेसिफिक इश्यूज, तब वो कहलाता है काउंसलिंग। तब वो क्या कहलाता है? काउंसलिंग। चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोलता है कि बोथ, अब देखो एकदम से वर्ड आ गया काउंसलिंग, अभी तक पैसेज में काउंसलिंग वर्ड नहीं आया था, अब क्या आया? बोथ साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग आर हेल्पफुल एंड कॉम्पैटिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही हेल्पफुल हैं और दोनों कंपैटिबल हैं। अब यहां से क्वेश्चन निकलता है, यहां पे क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। आर साइकोथेरेपी, सॉरी यहां पे इसको पीछे करते हैं, पेन पे जाते हैं, हाँ। आर साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग ऑल्टरनेटिव टू ईच अदर, राइट। और इसके ऊपर क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा, हाउ मच टाइम डज साइकोथेरेपी ट्रीटमेंट यूजुअली टेक। तो हमें पता है कि कितना टाइम लेती है, लॉन्ग टाइम लेती है। तो क्या सर पैसेज में कुछ लिखा है कितना टाइम लेती है? नहीं, पैसेज में तो कुछ भी नहीं लिखा कि कितना टाइम लेती है, यहां तो बस लॉन्ग टर्म लिखा है, राइट। अब किसी के माइंड में अगर थॉट में हो कि 6 मंथ्स या 1 ईयर्स तक लगते हैं, तो हो सकता है वो गलती से लिख दे। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपना ज्ञान बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो हमने एक नया वर्ड यहां कौन सा पकड़ा कि दे आर बोथ हेल्पफुल एंड कॉम्पैटिबल। उसके बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ द अप्रोच टू विच वन सब्सक्राइब, डिफरेंसेस बिटवीन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग डू एग्जिस्ट। कहने का मतलब दोनों हेल्पफुल है, दोनों कंपैटिबल है, लेकिन उनके बीच में डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। इस बात का ध्यान हमको अच्छे से देना है। चल नाउ लास्ट पॉइंट और क्या लिखा है, द इंटरचेंजेबल यूज ऑफ बोथ दीज वर्ड्स जनरली डू नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रोवर्सी और डाउट। कहने का मतलब है आप इंटरचेंजेबली दोनों वर्ड्स को यूज कर लें, इससे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती, डाउट नहीं होता और कंट्रोवर्सी नहीं होती। इस लाइन का ही मतलब ये है कि ये दोनों ओवरलैपिंग है। क्या वर्ड हुआ इसका मीनिंग? ये ओवरलैपिंग है, इसीलिए कंट्रोवर्सी नहीं होती। अगर कोई चीज डिफरेंट होती और उसको इंटरचेंजेबली यूज करें, तब तो आप बोल दोगे कि नहीं यार ये तो गलत बात है, तुम जा काउंसलिंग के लिए रहे हो और बोल रहे हो साइकोथेरेपी ले रहे हो। लेकिन दोनों ओवरलैपिंग है, इसीलिए हेल्पफुल है और कंपैटिबल भी है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं बीपीएससी में, देखो, आर साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग ऑल्टरनेटिव टू ईच अदर, तो इसका आंसर नो है अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन और द केस स्टडी गिवन। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? कुछ समझ रहा है, कुछ चमक रहा है, राइट। हम केस स्टडीज को एकदम लाइटली ना लें और जिस तरह से अप्रोच की जा रही है थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ें। और हर छोटी चीज पे हमको ध्यान देना पड़ेगा अगर हम सीख रहे हैं तो, लेकिन सीखने के बाद चीजें एकदम स्मूथ हो जाती हैं, फिर बहुत क्विकली मूव करने लगती हैं, राइट। लेकिन सीखते वक्त हड़बड़ी और जल्दबाजी आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है, ठीक है। चलो, तो ऑल्टरनेटिव है तो इसका आंसर भी हमको मिल गया नो। ऑल्टरनेटिव होते तो फिर इंटरचेंजेबली यूज नहीं किए जा सकते, लेकिन यहां लिखा है कि बोथ वर्ड्स आर जनरली यूज्ड इंटरचेंजेबली, तो यहां से हमको ये समझना है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर? तो होल पैसेज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डन। चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस को डील करना शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज डन थ्रू साइकोथेरेपी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज डन थ्रू साइकोथेरेपी। अब यहां पे देखो मैंने एग्जैक्टली कमीशन के वर्ड्स यूज किए हैं, जो पेपर में वर्ड्स दिए गए हैं उन्हीं को यूज किया है कि ट्रीट्स मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स। अब आप बोलेंगे सर साइकोथेरेपी के बाद तो पैसेज में क्या लिखा था? इट इज अ टर्म
क्या लिखा था? इट इज अ टर्म डेट रिफर्स टू द ट्रीटमेंट। भाई इसको कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग जो ऑक्सिलरी वर्ब्स और जो सपोर्टिंग वर्ड्स होते हैं ना, उन्हें भी टीप देते हो, वो नहीं टीपने की जरूरत। क्यों? क्योंकि वर्ड लिमिट 30 वर्ड्स की दी हुई है। तो सर क्या कॉपी करना है पैसेज से? कीवर्ड्स कॉपी करने हैं, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स, treatment of mental and emotional disorders using psychological techniques that encourage communication of conflict and provide insight into problems। ये पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन है पैसेज में यानी केस स्टडी में दिया हुआ है। कहानी क्लियर? समझ में आ रही है बात? नहीं अभी भी डाउट है तो ये देख लो, दिया तो हुआ है। साइकोथेरेपी इज द टर्म दैट रिफर्स टू ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर। ये टर्म मिल गया, बिल्कुल सही सर। साइकोलॉजिकल टेक्निक दिया है क्या? बिल्कुल सही सर, आपने भी आंसर में लिखा। उसके बाद लिखा कि डिजाइन टू एनकरेज कम्युनिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स का कम्युनिकेशन करो और इंसाइट लो प्रॉब्लम में विद द गोल बीइंग, गोल क्या है? पर्सनैलिटी। अब गोल हम छोड़ देते हैं, ये तो पर्पस वाली बात हो गई ना कि पर्पस क्या है साइकोथेरेपी का। बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज डन थ्रू साइकोथेरेपी। तो हम पर्पस छोड़ के प्रोसेस पे ध्यान देते हैं कि प्रोसेस क्या है साइकोथेरेपी की। कहानी क्लियर? डन। तो इस तरह से अब इसके आगे मैंने और क्या आंसर किया, अगर मेरे पास जगह है तो हम लिख सकते हैं एंड हेल्प मॉडिफाई लॉन्ग हेल्ड बिहेवियर्स एंड थॉट पैटर्न्स अफेक्टिंग द पेशेंट्स लाइफ, affecting the patient's life, right? So you have the liberty in drafting because you have the word limit, because you have the word limit, so you have the liberty in drafting, मतलब किस तरह से वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए। वर्ड्स मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, सेंटेंस फॉर्मेशन एंड ऑल। लेकिन कीवर्ड्स में नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज इन कीवर्ड्स। जो कीवर्ड एग्जाम के पैसेज में दिए गए हैं वो नहीं कर सकते आप, सॉरी। पता चला मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर की जगह आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लिख के आ गए, क्योंकि सर वो मेंटल की ही तो बात कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं साइकोलॉजिकल लिख देता हूं, क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ट्रीट कर रहे हैं तभी तो थेरेपी का नाम साइकोथेरेपी है। तो सर मैंने गलत क्या लिखा? बिल्कुल गलत लिखा, नंबर नहीं मिलेंगे। बात समझ में आई? क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ साइकोथेरेपी? अब यहां पे देखो गोल वाली बात आ गई। इट्स पर्पस इज टू प्रमोट पर्सनैलिटी ग्रोथ, solve chronic emotional and physical problems, and help patients understand their thought process, beliefs and ways of being that no longer benefit them। भाई यही लाइन तो हमने पढ़ी थी वहां पे। क्लियर? तो ये बहुत ही इजी केस स्टडीज में आएगी, मतलब एकदम लड्डू क्वेश्चन था ये। हाथ में तुम्हारे 18 नंबर दे दिया एमपीपीएससी। अगर हम यहां भी नहीं स्कोर कर पाए तो फिर तो वनडे एग्जाम में शिफ्ट हो जाना चाहिए, है ना? चलो, तो इजी केस स्टडी, अनसीन पैसेज स्टाइल केस स्टडी। ओनली थिंग टू लर्न इज द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कहां से पकड़ें सर? पैसेज से। एंड देन सर उसके बाद क्या करें? ड्राफ्ट करें। एंड देन उसके बाद क्या करें? ड्राफ्ट करें। कितने वर्ड्स में सर? इन 30 वर्ड्स। क्या सर पूरे 30 वर्ड जरूरी हैं? नो। तो सर क्या 20 वर्ड्स में कर दें? यस। क्लियर? तो बेसिकली अगर आपका आंसर 20 शब्दों में भी हो रहा है तो करिए, आगे बढ़िए, समय बचा सकते हैं आप, नो नीड टू वरी। क्लियर? सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ साइकोथेरेपी? वी हैव सॉल्व्ड, राइट? यहां कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यहां कोई एथिकल डिलेमा नहीं है, यहां कोई इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सरसाइज एंड वी नीड टू डू दैट इन प्रायोरिटी। अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाए 2025, 26, 27 जो भी मेंस आप लोग दे रहे हैं उसमें ऑप्शन आ जाए तो प्लीज ऐसी केस स्टडी को चूज करना और नंबर सिक्योर करना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ साइकोथेरेपी? ये वाला तो क्वेश्चन हो गया। हाँ, व्हाट डज साइकोथेरेपी फोकस ऑन? द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज साइकोथेरेपी फोकस ऑन? तो क्या क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम? It focuses on the patient's thought process. It focuses on the patient's thought process, beliefs and behaviors, emotional conflicts, and their relationship with themselves, others, and the world. Exactly as it is, line को यहाँ पे copy paste किया गया है. Aiming for deep insight and long term personality growth.
एमिंग फॉर डीप इंसाइट एंड लॉन्ग टर्म पर्सनैलिटी ग्रोथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सो ड्राफ्टिंग इज वेरी इजी। ठीक है, अब ये तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें भी प्रॉब्लम है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इतना तो आप लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग ऑल्टरनेटिव टू ईच अदर? आई थिंक एक क्वेश्चन मिस हो गया मेरे से, कोई बात नहीं, चलिए उसकी मैं अलग से आपको स्लाइड भेज दूंगा। आई थिंक कुछ स्लाइड मिस हो गई। चलो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, आर साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग ऑल्टरनेटिव टू ईच अदर? राइट, तो अभी हमने क्या आंसर किया था इसका? नो। वाई? बिकॉज विच वर्ड इज मेंशन इन दी पैसेज? कंपैटिबल। कौन सा वर्ड मेंशन था? कंपैटिबल। राइट, very good. So the passage states that both are helpful and compatible, right? Though often used interchangeably, but they are not strict alternatives, and differences between them clearly exist. ठीक है, कहने का मतलब है कि अंतर तो है लेकिन कंपैटिबल है। एक और बात बताता हूं, कोई भी चीज ऑल्टरनेटिव कब हो सकती है? जब वो क्या हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। प्रोबेबिलिटी में ये वर्ड पढ़ते हैं ना, A is a subset of B, A is not a subset of B, A is a superset of B। ठीक है, तो दोनों का A इंटरसेक्शन B, इस तरह के टर्म्स प्रोबेबिलिटी है आपके सिलेबस में, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो आपने पढ़ा होगा। तो ये वर्ड हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कहने का मतलब है कि वन हैज नो ओवरलैपिंग विथ टू। क्लियर? लेकिन हमारे यहाँ क्या लिखा है? कंपैटिबल भी है, इंटरचेंजेबली भी यूज होता है, इसलिए हमने इसका आंसर क्या कर दिया? स्ट्रिक्टली नो। कहानी क्लियर? लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग? अब ये देखो, इसका आंसर डायरेक्टली तो नहीं लिखा आपके पैसेज में, लेकिन समझना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। क्या लिखें सर इसमें? साइकोथेरेपी इज अ लॉन्ग टर्म इंसाइट ओरिएंटेड एंड फोकसेस ऑन थॉट प्रोसेस एंड पर्सनैलिटी पैटर्न्स। तो लॉन्ग टर्म वाला पॉइंट हमने उठा के पर साइकोथेरेपी पे डाल दिया। काउंसलिंग डील्स विद स्पेसिफिक इश्यूज, is shorter and does not emphasize deep rooted emotional and behavioral change। डीप रूटेड इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंज। एक मेरा फ्रेंड है, जाता है वो साइकोथेरेपी के लिए, एंड वो काउंसलिंग सेशंस में रेगुलर जाता है। काउंसलिंग सेशंस में रेगुलर जाता है। अब वो कब जाता है? एकदम सडन बुकिंग करता है। ये भी फिक्स नहीं होती, सडन बुकिंग्स होती हैं। थोड़ा साइकोथेरेपी समझा दे रहा हूं यहां पे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। राइट, अब सडन बुकिंग कब होती है? जब उसकी जिंदगी में एकदम सिचुएशन आ जाती है। राइट, तो ऐसा एनकाउंटर होता है, ऐसे डिलेमा में वो फंसता है कि उसे फील गुड हो रहा है लेकिन एथिकली रॉन्ग फील भी हो रहा है। मतलब किसमें फंसता है वो? डिलेमा में फंसता है। जैसे डॉक्टर ने, आप डायबिटिक हैं, डॉक्टर ने बोला है मीठा नहीं खाना है, राइट, लेकिन आपको बार बार ऐसी सिचुएशंस में आप फंस रहे हो कि आपको स्वीट्स ऑफर किए जा रहे हैं या ऑल्टरनेट वेज में आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, और आप उस डिलेमा की सिचुएशन में मना भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको बहुत यंग एज में डायबिटिक हो गए हो। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी को बताना नहीं चाहते कि मैं डायबिटिक हूं, तो वो क्या करते हैं कि पब्लिक प्लेस में किसी को कुछ मना नहीं करते कि नहीं नहीं ठीक है, आने दीजिए, हाँ हाँ मिठाई चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, राइट, लेकिन फिर घर जाके दवाई का डोज बढ़ाते हैं। बट ये डिलेमा उनके बिहेवियर और बिलीफ के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट टसल क्रिएट करता है। फिर वो काउंसलिंग सेशंस में जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं मैं इस बिहेवियर को कैसे सुधारूं। इस तरह की भी सिचुएशंस देखी हुई है मैंने, राइट। और दूसरे केसेस हैं तो इमोशनल केसेस होते हैं बहुत सारे, मैरिटल केसेस होते हैं बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्व होता है, या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, राइट, एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझ नहीं पाते, राइट। फिर उस केस में क्या होता है कि हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे से मतलब अलग अलग रहने लगते हैं, फिर उनका कम्युनिकेशन खत्म होता है, लेकिन स्टिल सोसाइटी के लिए वो मैरिड हैं। इस सिचुएशन में भी लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से डेफिनेटली जूझते हैं, फिर काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, राइट। तो काउंसलिंग सेशंस जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे लिए जाते हैं, तो उसी का आंसर यहां पे लिखा है कि काउंसलिंग डील्स विद स्पेसिफिक इश्यूज, इज शॉर्टर एंड डज नॉट एम्फेसाइज डीप रूटेड इमोशनल और बिहेवियरल चेंज, राइट। बट ओवरऑल
अब मेरे फ्रेंड का जो काउंसलर है या जो साइकोलॉजिस्ट है कहना चाहिए, जो रेगुलर काउंसलिंग करता है, वो 3 साल से उसका काउंसलर है, राइट। 3 साल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ मेडिसिन भी चल रही हैं, और साथ ही साथ उसके डीप रूटेड, जैसा यहाँ पे लिखा है, थॉट प्रोसेसेस पे भी काम चल रहा है, पर्सनैलिटी पैटर्न्स पे भी काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग। तो जब हमने फर्स्ट पेज में क्या पढ़ा था कि बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द सिलेबस, तो बिल्कुल आपको एक केस स्टडी दिखेगी बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द सिलेबस। तो आपके पेपर यूनिट नंबर 3 का जो मेंटल डिसऑर्डर था टॉपिक, उसके अंदर से देखा गया है। क्लियर। बायपोलर डिसऑर्डर इज द मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑब्जर्व्ड इन humans, right? Because in society sometimes they behave extremely differently, or in personal life they may behave extremely differently, ठीक है। तो ये जो केस है ओवरऑल, जो आपका जो बुलेट पॉइंट दिया गया है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। तो दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व्ड दिस केस स्टडी गिवन इन एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ऑल गुड? प्लीज कमेंट कर दीजिए। Then we will move ahead, and now we have to encounter the most important question of the day about Joginder, given by MPPSC in 2024। कब दिया गया? अभी मेंस में दिया गया था ये वाला क्वेश्चन। तो जोगिंदर पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जोगिंदर भाई जो है हमारे, अब ये फंस गए हैं एथिकल डिलेमा में। तो क्या है सर एथिकल डिलेमा? देखते हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सो जोगिंदर वर्कड एज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन डिस्ट्रिक्ट अमरपुर, right? He was an enthusiastic player of bridge. Enthusiastic player of bridge. He used to play bridge regularly in एडवोकेट्स क्लब। कहां ब्रिज खेलते थे ये जोगिंदर भाई? ये थे एडवोकेट क्लब, जाते थे वहां पे ब्रिज खेलते थे, बहुत शौक था इनको। और जो इनके ब्रिज पार्टनर्स थे, यानी जो गेम पार्टनर्स थे, वो एडवोकेट्स थे। ऑब्वियसली एडवोकेट क्लब में जा रहे हैं तो एडवोकेट ही होंगे। एंड दे बिकेम फास्ट फ्रेंड्स। तो गेम खेलते खेलते दोस्ती हो गई। किसके फ्रेंड्स बन गए सब? जोगिंदर, जो कि डीएम था। जोगिंदर क्या था? डीएम था। क्लियर। तो हमको दो पार्टी तो यहां पर ही क्लियर हो गई। एक एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जोगिंदर, जो क्या है? डीएम। दूसरी पार्टी है प्राइवेट प्लेयर्स। ये बात भी समझ में आ रही है। 3 प्लेयर्स मैंने बताए थे, एक गवर्नमेंट होती है, एक प्राइवेट प्लेयर होता है, और एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। वो इन एडमिनिस्ट्रेटर इन्हीं दोनों के बीच में फंसता है। या तो पॉलिटिशियन और पब्लिक के बीच में फंसेगा, या पॉलिटिशियन और प्राइवेट प्लेयर के बीच में फंसेगा, या गवर्नमेंट और किसी प्राइवेट प्लेयर के बीच में फंसेगा। वही डिलेमाज होते हैं। तो प्राइवेट प्लेयर यहां पे कौन है? एडवोकेट फ्रेंड्स। कौन है यहां पे प्राइवेट प्लेयर? एडवोकेट फ्रेंड्स। क्लियर। इसके बाद क्या होता है? जोगिंदर का ट्रांसफर होता है। ही मूव्ड फ्रॉम अमरपुर। He moved from Amarpur and became a member of board of the revenue. So बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मल्टीपल बोर्ड मल्टीपल मेंबर से बनती है। पहली बात तो क्लियर हो ही गई। अब वहां पे कौन मेंबर बन गया? डीएम की पोस्ट से अमरपुर से हटा और जोगिंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मेंबर बन गया। एंड ही हैड टू हियर द अपील्स रिगार्डिंग द लैंड मैटर। तो जमीन के मामले, जो जमीनी मुद्दे जो है, उसमें ये अपील सुनता है, being a part of the board of revenue. अब with the progress of time, अमरपुर became an industrial center। अब यहां पे क्या होता है? अमरपुर एक इंडस्ट्रियल सेंटर की तरह डेवलप किया जा रहा है। और यहां पर कॉस्ट ऑफ द लैंड बिकेम वेरी हाई। जो जनरली आप सुनते हैं, कहीं से कोई नेशनल हाईवे जा रहा है, स्टेट हाईवे जा रहा है, राइट, उसके पास की जमीन जो है वो एकदम से कॉस्टली हो जाती है। कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होने वाला है, या कोई टेक पार्क डेवलप होने वाला है, या कोई भी डेवलपमेंट वर्क आए, उसके आसपास की लैंड क्या होती है? एकदम से उसकी प्राइसेस बढ़ जाती। नाउ जोगिंदर फेल्ट एम्बेरेस्ड। अब जोगिंदर के सामने एक आता है एथिकल डिलेमा। क्या? जोगिंदर फेल्ट एम्बेरेस्ड व्हेन ही सॉ that his advocate fast friends of bridge club appeared in the cases of land। सर क्या केस स्टडी खत्म हो गई? यस, एब्रप्टली। यहां इसके आगे कुछ भी नहीं बताया गया कि केस क्या था, उसमें एडवोकेट्स ने क्या किया, जोगिंदर को इतना एम्बेरसमेंट क्यों हुआ, कुछ भी नहीं बताया गया। सडनली द केस स्टडी एंड्स, इतना ही दिया एमपीपीएससी ने। इसके बाद 6 सवाल लिख दिए। क्लियर। सो टू पार्टीज हियर आर क्लियर।
The cost of land is becoming very high. This is also clear. And another thing is the board of revenue is the third thing. तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जगह मैं अगर ध्यान से बोलूं तो थर्ड पार्टी में मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कहानी क्लियर? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो सर अब आगे करना क्या है, तो देखते हैं, सवाल देखेंगे तभी पता चलेगा कि करना क्या है। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, शुड जोगिंदर डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम दोज केसेस फाइल्ड बाय हिज एडवोकेट फ्रेंड्स? क्या जोगिंदर को इन केसेस से जो एडवोकेट फ्रेंड्स ने फाइल किए हैं इन द मैटर ऑफ लैंड ओवरऑल, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है अमरपुर में, क्या उस केस से अपने आप को हटा लेना चाहिए? पहला इंस्टिंक्ट क्या आएगा आपके अंदर? पहला इंस्टिंक्ट आएगा नो। यही आएगा एक, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर, अरे भाई क्यों हटे हम इस केस से, हम केस में रहेंगे और हम अच्छा डिसीजन सुनाएंगे। लेकिन आप जब अमरपुर में डीएम थे तो आप कौन से क्लब जाते थे? एडवोकेट क्लब जाते थे। कौन से क्लब जाते थे? एडवोकेट क्लब। ये बात पब्लिक को भी पता है, और उस एडवोकेट क्लब के जो एडवोकेट्स हैं वो आपके फ्रेंड्स बन गए थे, ये बात भी पब्लिक को पता है। कहानी क्लियर? अब सवाल उठता है कि हम तो सर बहुत मॉरली अपराइट पर्सन, सर आप नहीं समझ रहे, हमारे जैसे एडमिनिस्ट्रेटर मिलना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे सर, हम केस से डिसोसिएट नहीं करेंगे और हम केस का पार्ट बने रहेंगे और मेरिट बेस्ड, ध्यान सुनना, मेरिट बेस्ड डिसीजन सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? मेरिट बेस्ड डिसीजन सुनाएंगे। तो सर अगर सबको पता है कि मेरा कोई जान पहचान वाला, मेरा कोई फ्रेंड, मेरा कोई रिलेटिव उस केस में इन्वॉल्व है, तो भी मैं मेरिट बेस्ड डिसीजन दूंगा, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी? यस, इट्स अ बिग प्रॉब्लम विच विल कम इन दिस केस। और वो प्रॉब्लम क्या होती है? पहली बात, नो वन शुड बी अ जज इन देयर इन योर ओन केस। अच्छा, इस लाइन को समझाने के लिए पहले एक और बात बताता हूं कि देयर इज अ परसीव्ड एथिकल जजमेंट। एक होता है एथिकल जजमेंट और एक होता है परसीव्ड एथिकल जजमेंट। आज ये बात मैं आपको सिखा रहा हूं, अभी तक नहीं बताई मैंने आपको। आपने कोई काम एथिकली सही किया या जज किया या डिसीजन लिया या एक्ट किया, और लोगों ने उसको एथिकल समझा कि नहीं समझा, दोनों में डिफरेंस होता है। एंड आपको, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, ध्यान से सुनना इस लाइन को, यहीं पे इस पूरी केस स्टडी का क्लू छुपा हुआ है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आपको सिर्फ करेक्ट नहीं करना है, आपको पब्लिक की परसेप्शन में भी करेक्ट डिसीजन देना है। बिल्कुल सही, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बस मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। बहुत अच्छी लाइन लिखी है सत्यवीर ने, यही लाइन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उन्होंने बिल्कुल करेक्ट वर्ड्स लिखे। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। कहने का मतलब है हमने जस्टिस कर दिया, इतना काफी नहीं है, जस्टिस दिखना भी चाहिए। और इसी लाइन को हम बोलेंगे कि देयर शुड बी परसीव और परसेप्शन ऑफ जस्टिस। क्या होना चाहिए यहां पे? परसेप्शन ऑफ जस्टिस। क्लियर? तो सर यहां पे एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे बता दीजिए। मैं यही समझा रहा हूं कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर हैं, आपने मेरिट बेस्ड डिसीजन भी सुनाया, तो भी जनता बोलेगी कि आप उनके फेवर में हैं, इसीलिए आपने डिसीजन सुनाया। वो होगा मेरिट बेस्ड बट लगेगा नहीं मेरिट बेस्ड, वो परसीव नहीं किया जाएगा मेरिट बेस्ड। बात समझ में आ रही है? तो स्कूल के प्रिंसिपल हैं या क्लास के टीचर हैं, उसी क्लास में उनका बेटा पढ़ता है और उनके बेटे के ही हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, तो कौन मानेगा कि वो सबसे इंटेलिजेंट है इसलिए उसके नंबर टॉप रैंक में या हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं? भाई टीचर, क्लास टीचर बोल रहा है कि मेरे बच्चे की कॉपी मेरिट बेस्ड चेक कर रहा हूं, भाई अब वो रैंक 1 ला रहा है, मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन क्लास के 29 बच्चे 30 में से नहीं मानेंगे इस बात को। तो टीचर अपने आप को एथिकल दिखाने के लिए अपने स्टूडेंट को, जो उसका बेटा होगा, उसको रैंक 2 में लेके आ जाएगा।
कि अरे सबको लगना चाहिए कि देखो देखो हमारे क्लास के जो मैथ्स वाले सर थे, उन्होंने अपने बेटे को ही रैंक 2 लाया, इसका मतलब सर तो बहुत एथिकली साउंड है, सर तो मेरिट को प्रमोट करते हैं। लेकिन इस एक्शन से पब्लिक के परसेप्शन में तो वो एथिकल हो गए, बट कहीं ना कहीं उनने मेरिट सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। पर्सनल लाइफ में जो तबाही होगी वो तो छोड़ ही दो, वहां पे बच्चा सोचेगा कि अरे मेरे पापा तो मेरे साथ इनजस्टिस करते हैं, और बच्चे के मन में ये बात घर कर जाएगी, और इसके कारण एक बहुत लॉन्ग टर्म ट्रॉमा क्रिएट होगा एक बच्चे के माइंड में, और वो अपने फादर से हेट करने लगेगा। ठीक है, कि ये पापा जी मेरे साथ गलत करते हैं। बात समझ में आई? लेकिन ये तो हो गए पर्सनल केस। प्रोफेशनल केस में भी फादर इस डिलेमा में फंसेगा, और फादर को मैरिट वर्सेस परसीव्ड एथिकल या परसीव्ड जस्टिस के बीच में हमेशा चूज करना रहेगा। क्लियर? तो ये जो केस स्टडी है इस परसेप्शन को, इस एथिकल डिलेमा को डील करती है, और ऐसे कई केस स्टडीज हैं जहां पे ये जो कमेंट सेक्शन में आप सब पढ़ सकते हैं, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। अब इस लाइन में कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टू 13 वर्ड्स हैं। चलो 10 वर्ड्स मानता हूं, आपको आंसर देना है 30 वर्ड्स में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सर मैं अपने शब्दों को इस फिलॉसफी को लिखने में वेस्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। क्लियर? तो इतना लंबा सेंटेंस मैं नहीं लिखूंगा, तो उसकी जगह कुछ और ऐसा लिखूं कि जिससे मेरा आंसर हो जाए। मैंने आपको पहले भी बोला, एथिकल डिलेमा की डिटेलिंग देने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसको ध्यान में रखना है, लेकिन यस क्या डिलेमा है ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट एंड गेटिंग अलाइनिंग योर सेल्फ along with what I am teaching you। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है कि हमें इस केस से बाहर निकल जाना चाहिए। यस, यस, इट इज अनकन्वेंशनल बट इट इज ट्रू इन दिस एथिकल केस स्टडी केस। यस, जोगिंदर शुड रेस्क्यू हिमसेल्फ और डिसोसिएट हिमसेल्फ, दोनों वर्ड लिख सकते हो, डिसोसिएट हिमसेल्फ भी लिख सकते हो, फ्रॉम केसेस इन्वॉल्विंग हिज एडवोकेट फ्रेंड्स। मतलब आप क्या बोलोगे? आप बोर्ड के सामने ये बात रखोगे कि सर एक्चुअल में इस केस में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो फाइल कर रहे हैं केस, जो एडवोकेट्स हैं, वो मेरे फ्रेंड्स रह चुके हैं, तो बेटर होगा कि ये केस आप किसी और को दे दें, बिकॉज अगर मैं इस केस का पार्ट बनूंगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, और इवन दो आई विल बी इन द फेवर ऑफ मैरिट, एंड इवन दो दे वन द केस, इट विल नॉट बी परसीव्ड मैरिट बेस्ड और एथिकल अल्टीमेटली। कहानी क्लियर है? तो इसलिए मैं इस केस से अपने आप को अलग करना चाहता हूं। तो दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट मीनिंग इज। सो जोगिंदर शुड रेस्क्यू हिमसेल्फ फ्रॉम केसेस इन्वॉल्विंग हिज एडवोकेट फ्रेंड्स टू अपहोल्ड पब्लिक ट्रस्ट एंड अवॉइड अ परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। राइट। बिल्कुल सही, अरविंद केजरीवाल केस, बिल्कुल सही बात है, आपने सही करंट अफेयर्स का केस पकड़ा, बहुत बढ़िया। राइट, इसको आप कोट कर सकते हैं, कोट खैर ऐसा मौका मिलेगा नहीं आपको, बट हो सकता है एथिकल रीजनिंग और मॉरल डिलेमा में कहीं आपको मौका मिल जाए, तो यू कैन डू दैट। राइट, बट अवॉइड करें इस टाइप की पर्सनैलिटीज और उनके एग्जाम्पल, मैंने पहले भी बोला है, बट यस अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, तो समझते चलें। ठीक है, लिखना क्या है और समझना क्या है, हमेशा उनके बीच में एक क्लियर कट बाउंड्री होनी चाहिए। ठीक है, but very good, nice quoting, because prior personal relationships create a conflict of interest affecting impartiality and public trust in his decisions। So I have put some extra lines here to explain you things, right? So आप इससे ड्राफ्ट कर सकते हैं अपने आंसर को। So this case is very very important, right? चलो, तो यहां पे बेसिक केस क्या आ रहा है? पर्सनल, बेसिक केस क्या आ रहा है हमारा? पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट, पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या सिंपल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं आपसे कि क्या कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व है, बट मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं कि क्या इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। कहानी क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें एक और टर्म आप लिख सकते हैं जो मैं आपको सिखा देता हूं, चलिए, परसीव्ड बायस, ये है एक्चुअल टर्म। परसीव्ड बायस ये इन्वॉल्व था कौन सी वाली लाइन में? यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो एग्जैक्ट मैंने केस बताया वो आया परसीव्ड बायस। अगर मैं एक और टर्म आपको बताऊं, डुअल लॉयल्टी, भाई आपको दोनों की दोनों लॉयल्टी निभानी है।
राइट। और क्या आपके ऊपर चार्जेस लग सकते थे यहाँ पे? और एक टर्म बताता हूँ, टर्म्स दे रहा हूं मैं आपको, आपके कितने काम आएंगे, अभी तो काम नहीं आ रहा लेकिन काम आ सकते हैं। मिस यूज ऑफ पोजीशन। ये बोलेगी कौन? पब्लिक। जैसे ही पब्लिक ट्रस्ट इरोड होगा, पब्लिक बोलेगी कि आपने मिसयूज किया है अपनी पोजीशन का, टू गिव वर्डिक्ट इन द फेवर ऑफ योर एडवोकेट फ्रेंड्स। कहानी क्लियर? तो मिस यूज ऑफ पोजीशन कौन बोलेगा? पब्लिक बोलेगी। डुअल लॉयल्टी आपकी हो रही है, ये पर्सनल केस है, तो पर्सनल केस में आपकी लॉयल्टी डुअल जा रही है। ओवरऑल कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। पब्लिक के केस में अगर आपने मेरिट बेस्ड डिसीजन भी दिया तो भी क्या हो जाएगा? परसीव्ड बायस हो जाएगा। सर ये भी वर्ड समझ में तो आ रहे हैं, मैं लिख भी ले रहा हूं, बट इनका यूज कर पाऊंगा कि नहीं? नहीं कर पाएंगे तो कोई जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, इस बात को समझिए। क्लियर? हर तरह के क्वेश्चंस आई एम ट्राइंग टू एड्रेस विच कम्स इन योर माइंड, तो मैं उन्हीं को क्वेश्चन करके खुद ही आंसर कर देता हूं। ठीक है, तो ये सारे टर्म सीख लो, जरूरत पड़े तो लिखना, नहीं पड़े तो मत लिखना। सर और क्या हो सकता है? अब इस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और परसीव्ड बायस हुआ, अगर परसीव्ड बायस हुआ तो कॉम्प्रोमाइजिंग इम्पार्शियलिटी का भी चार्ज लग सकता है। अब देखो आपके मैं सिलेबस के टर्म्स यूज कर रहा हूं। कॉम्प्रोमाइजिंग इम्पार्शियलिटी का भी चार्ज लग सकता है। अब इम्पार्शियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मतलब एनकरेज क्या कर रहा हूं? फेवरेटिज्म। लो एक और नया वर्ड। अब ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इम्पार्शियलिटी कॉम्प्रोमाइज हुई तो फेवरेटिज्म इनकरेज हुआ। क्लियर हो गया? और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ क्या प्रॉब्लम आएगी? ओवरऑल अगर पब्लिक ट्रस्ट गया तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ क्या इशू होगा? उसकी इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी वीक एंड डाउन होगी। सर मजा आ गया सर, ये वर्ड तो हमने पढ़ा था। इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी वीकेंस ओवरऑल। ऐसा क्वेश्चन आ नहीं रहा है, बट मैं समझा रहा हूं कि अगर ओवरऑल, मैं कहता हूं कि कुछ ऐसा आ जाए कि व्हाट आर द डिलेमास इन्वॉल्व्ड, व्हाट आर द ओवरऑल इंपैक्ट, इस तरह का कोई अगर एक 3 मार्कर आ जाए, यानी एक क्वेश्चन आ जाए, तो इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ओवरऑल क्या लिखेंगे? इरोड्स पब्लिक ट्रस्ट। अब ये सब एक साथ हो रहा है, पब्लिक ट्रस्ट का इरोजन, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ इम्पार्शियलिटी, इंकरेजमेंट ऑफ फेवरेटिज्म, वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। मतलब हमने एक गलत काम किया और हम यहां पे चार दिशा में चार चीज परेशान होके भुगतेंगे, मतलब सब कुछ फेस करना पड़ेगा। बात समझ आ रही? कुछ कुछ दिमाग में घुस रहा है। होता क्या है कि हम ऐसे कोई बुक ले आते हैं मार्केट से, तो हम ये सब शब्द पढ़ते हैं उसमें, लेकिन हमको उसमें इंटरलिंकिंग समझ में नहीं आती कि कैसे ये सब हो गया, एक झटके में इतनी चीजें हो गई। यस, अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ उसकी इंटीग्रिटी वीक हो गई, इंडिविजुअल के ने इम्पार्शियलिटी कर दी, फेवरेटिज्म कर दिया, पब्लिक का ट्रस्ट इरोड हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो तो मैंने ये भी आपको सिखाया कि हाउ टू यूज और हाउ टू थिंक अबाउट दीज वर्ड्स। कहानी क्लियर हुई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं, यही है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एमपीपीएससी ने ये पूछा कि शुड शुड ही गेट हिमसेल्फ ट्रांसफर्ड ड्यू टू क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या जोगिंदर को अपना ट्रांसफर करवा लेना चाहिए टू अवॉइड दैट क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। भाई वाई यू आर मूविंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम? ना तो आपको केस लेना चाहिए, ना आपको ट्रांसफर कराना चाहिए। हम तो सिंपल सी बात बोल रहे हैं ना कि आपने आपको केस से रेस्क्यू कर लो, बस सिंपल सी बात है। तो अ ट्रांसफर इज अननेसेसरी। A transfer is unnecessary. Requesting a complete transfer is an overreaction. कहानी क्लियर? He sits on a collective board. So rescuing himself from just the Amarpur cases involving his close friends is sufficient. आप बोर्ड के मेंबर हो, सिर्फ इस केस से अपने आप को डिसोसिएट कर लो, डेट्स इट। राइट? इसके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ही रिजाइन दे दूंगा, मुझे कहीं और ट्रांसफर कर दो, ये अतिशयोक्ति हो रही है, ओवर रिएक्शन हो रहा है, एक एक्सट्रीम स्टेप हो रहा है, ये हमें नहीं लेना। तो ही शुड सिंपली रेस्क्यू फ्रॉम स्पेसिफिक केसेस इन्वॉल्विंग हिज फ्रेंड्स। Ethical practices requires avoiding situations where personal relationship may influence the official judgment. बस इतना ही तो करना है हमको, सिर्फ इतना ही
ट्राई करना है, दैट्स इट, दैट इज शुड बी द लर्निंग, नॉट द ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शुड ही हियर द केस एंड रिमेन ऑनेस्ट। अब अगला केस जिसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं, तो ये जो सिचुएशन है वो क्या बोलती है कि क्या उसे केस सुनना चाहिए और ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो यहीं के लिए मैंने कौन सा वर्ड बताया आपको, परसेप्शन बायस या फिर परसीव्ड बायस, दोनों वर्ड लिख सकते हो, दोनों वर्ड के सेम मीनिंग है, परसीव्ड बायस या फिर परसेप्शन बायस। तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि केस लेके ऑनेस्ट रहना क्या उसके लिए एक सही चुनाव है, नो। क्यों? स्टेटमेंट बोलता है, हियरिंग सच केसेस, सॉरी, हियरिंग सच केसेस में रेज डाउट्स अबाउट फेयरनेस, even though he favors the merit, even though Joginder favors the merit, it will still raise doubts about the fairness because there will be perceived biasness in the overall case. So ethical governance, यहां से सर सीखने वाली क्या बात है, सीखने वाली ये बात है, that ethical governance requires avoiding both actual and perceived conflict of interest. बस ये है सबसे बड़ी लर्निंग। क्या लाइन है सर, मजा आ गया सर, एग्जाम में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्लियर। So, ethical governance requires avoiding both actual and perceived conflict of interest। मतलब actual conflict of interest तो अवॉइड करना ही है, और जनता की आंखों में भी वो conflict of interest नहीं लगना चाहिए, राइट। तो क्या इसका एक एक्सप्लेनेशन पार्ट आ रहा है, इफ जोगिंदर अटेम्प्ट्स टू हियर द केस, अब मैं समझा रहा हूं कि अगर वो करेगा तो क्या होगा, ही प्लेसेस हिमसेल्फ इन नो विन सिचुएशन, इससे उसका कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। क्यों? इफ ही रूल्स फॉर हिज फ्रेंड्स इवन ऑन मेरिट इट लुक्स लाइक नेपोटिज्म, या बेसिकली एक्चुअल वर्ड यहां यूज करूं तो क्या होना चाहिए, क्रोनिज्म, जो हमने कल पढ़ा था, क्योंकि वो उसके फ्रेंड्स हैं, उसके ब्लड रिलेशन में नहीं है, राइट। तो नेपोटिज्म की जगह कौन सा वर्ड यूज कर लेंगे हम, क्रोनिज्म। इफ ही रूल्स अगेंस्ट हिज फ्रेंड्स जस्ट टू प्रूव ही इज नॉट बायस्ड, ही वायलेट्स मैरिट बाय बीइंग अनफेयर टू देम। ये वही स्कूल के क्लास टीचर वर्सेस उनके बेटे का जो स्टूडेंट है, राइट। तो सेम केस यही हुआ वहां पे कि अगर वो अपने बच्चे की रैंक 2 भी लेके आ जाते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि जनता की आंख में या बच्चों की नजरों में वो एथिकल बन जाए, तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, मेरिट को वायलेट करेंगे और अनफेयर हो जाएंगे उसके लिए। तो ऐसे केसेस में स्कूल में भी क्या होना चाहिए कि आप उस क्लास में क्लास टीचर ना बने जहां पे आपका ही बच्चा पढ़ता हो, उसी तरह यहां पर भी आप ऐसा केस ना लें जहां पे आपका कंफ्लिक्ट एक्चुअल या परसीव दोनों कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, ऐसे केसेस से दूर रहें। शुड ही टेक द साइड ऑफ हिज फ्रेंड्स, बताइए क्या सवाल है, अभी पूरी केस स्टडी में समझाया जा रहा है कि नहीं ये सब तो काम करना ही नहीं है, राइट। अब तो सीधा सवाल पूछ लिया एमपीपीएससी ने कि अगर फ्रेंड्स का साइड ले लेगा तो क्या होगा, तब तो एकदम घोर अन्याय हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा लिखने के लिए आपके पास कंटेंट मिल गया, इट वायलेट्स इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड प्रोफेशनल एथिक्स, सिंपल, क्लियर। And a public servant must never allow personal relationship to influence official decisions। Very easy question to answer, right? तो हमें क्या सर ये सीखना जरूरी है, पैसेज वाली केस स्टडी कर लेंगे सर, क्यों फंसना है ऐसे एथिकल डिलेमा वाली केस स्टडी में। मैं तो खुद नहीं चाहता कि आप फंसें, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं आया अनसीन पैसेज स्टाइल केस स्टडी का, दोनों ही एथिकल आ गई, तो सीखना तो पड़ेगा, राइट। सो वी कैन नॉट रिलाय ऑन कि सिंपल वाली आ जाएगी और हम कर लेंगे, क्लियर। चलो इसके बाद, शुड ही गिव जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यहीं पे ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नो, ओनली बट ओनली, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो क्या मेरिट के बेस में जजमेंट उसे देना चाहिए, उसे देना चाहिए, लेकिन सिर्फ उन केसेस में जहां पर्सनल कनेक्शन ना हो। तो मेरिट के बेस्ड पे जजमेंट देना गलत नहीं है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि इस केस में उसे नहीं करना चाहिए, राइट। सो इट इन केसेस इन्वॉल्विंग हिज फ्रेंड्स ही मस्ट रेस्क्यू, और फिर आप वही वाला पॉइंट लिख लीजिए, ऑल अदर मैटर्स डिसीजन मस्ट बी स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड एंड अनबायस्ड। तो इस केस से अपने आप को डिसोसिएट कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन हर केस में हमें हर जगह हर सिचुएशन में मेरिट को बेस करना चाहिए और अनबायस्ड रहना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
Done. So even if Joginder is a man of flawless integrity and is 100% confident that he can remain completely objective, he faces a foundational principle of natural justice. ये भी एक principle है that no one should be a judge in their own cause. मतलब जहां पे उसके personal interest involved हो, ऐसे cases में उसे judgment कभी भी नहीं देना चाहिए. Clear? So that is the question number 5th. और 6th question भी सीधे सीधे पूछ लिया MPPSC ने. Should Joginder cooperate with his friends? Obviously no. बिल्कुल नहीं. राइट, क्या नहीं करना चाहिए उसको? कॉपरेट नहीं करना चाहिए. सो कॉपरेशन इन ऑफिशियल मैटर्स ड्यू टू cooperation in official matters due to friendship is unethical. He must maintain professional distance and uphold neutrality. बस ऐसा लिख देंगे. Right, and cooperation here would amount to nepotism या cronyism and undermine institutional integrity. Clear? So this is a very important case study for you to understand. और जो 4-5 वर्ड मैंने बता दिए आपको इस पेज में, encourage favoritism, erode public trust, compromise impartiality, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी का कॉम्प्रोमाइज या वीकनिंग इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, बस यही 4-5 वर्ड सीख लो. मैक्सिमम केसेस में यही काम आएगा. और एक जो 2-3 लाइन आपने यहां पे लिखी, कौन सी? वायलेट्स इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी और प्रोफेशनलिज्म. ठीक है, बस ये 7-8 वर्ड के कॉम्बो से ही आपकी एथिक्स बेस्ड भी हो जाएगी केस स्टडी. इसके लिए अलग से कुछ स्पेशल ज्ञान की जरूरत नहीं है. राइट, एंड पूरा फोकस हमारा आंसर राइटिंग क्लास में इस पर है कि हम कैसे कम सीख के ज्यादा आंसर करें, और वो सीखें जो आपके एग्जाम और आपके जॉब की रिक्वायरमेंट है. राइट, वी मस्ट बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. क्लियर? सो वी आर कमिंग टू द लास्ट लेग ऑफ अवर सेशन, जिसको हम एक और नई केस स्टडी से कवर कर रहे हैं. और मैंने एक और केस स्टडी ली है विथ एथिकल बेस. राइट, एथिकल डिलेमा बेस्ड केस स्टडी ली है, सो डेट आपको थोड़ा सा फील हो जाए कि चलो सर, एक क्वेश्चन तो आपने समझा दिया, दूसरे को जल्दी से करके भी दिखा दिया. देखिए, डॉक्टर राघव इज द चीफ मेडिकल ऑफिसर. ध्यान देंगे इसमें, डॉक्टर राघव क्या है? चीफ मेडिकल ऑफिसर है of district Shantipur. During a sudden outbreak of a viral infection, the district urgently needs large quantities of medical supplies. तो शांतिपुर में सडनली कोई वायरल इंफेक्शन हो गया और अर्जेंटली लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेडिकल सप्लाई जैसे मास्क, टेस्टिंग किट्स या ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ गई. अब एक लोकल सप्लायर है जिसका नाम है हेल्थ प्लस प्राइवेट लिमिटेड. अ लोकल सप्लायर हेल्थ प्लस प्राइवेट लिमिटेड ऑफर्स इमीडिएट डिलीवरी एट रीजनेबल रेट्स. कौन दे रहा है? हेल्थ प्लस प्राइवेट लिमिटेड दे रहा है. हाउ एवर द कंपनी इज ओन्ड बाय राघव्स कजिन. अब देखिए, वही केस हो गया सेम फिर से. कंपनी लेकिन कौन ओन कर रहा है? राघव का कजिन ओन कर रहा है, विथ whom he has a cordial but not very close relationship. The district collector asked Raghav to evaluate and recommend the supplier because of his technical expertise. कहने का मतलब हमें किस पे डील करना है? मेरिट पे डील करना है. ऑब्वियस सी बात है. तो उसने उसको क्या बोला कि टेक्निकल एक्सपर्टीज के बेस में इनका जो भी आपको ऑफर आ रहा है उसको एक बार ध्यान से स्टडी कर लीजिए. Now Raghav knows that Health Plus is reliable and had supplied quality material in the past, but he has also realized that any recommendation from him may be seen as favoritism. अब इस केस में क्या होगा? इनका कोई भी रिकमेंडेशन कैसे देखा जाएगा? फेवरेटिज्म की तरह देखा जाएगा, स्पेशली ड्यूरिंग अ क्राइसिस. ऐसे टाइम पे तो बोलेंगे ये लो अपने घर के किसी आदमी को जल्दी से इन्होंने क्या देखा? मौका देख के क्राइसिस का, कि चलो ठीक है, और बेनिफिट उठा लिया. Meanwhile, other suppliers are either delaying a delivery or quoting very high prices. राइट, तो अदर सप्लायर्स या तो डिलीवरी रेट डिले कर रहे हैं या हाई प्राइसेस को कोट कर रहे हैं. सो द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिचुएशन इज वर्सनिंग एंड द डिले में कॉस्ट लाइव्स. अब यहां पे दूसरों को हम मौका दें तो कैसे दें? क्योंकि ओवरऑल उनको इन्फॉर्म करना, उनसे कोटेशन लेना, फिर उनसे प्राइस नेगोशिएशन और जो भी चीजें चलेंगी, ओवरऑल टाइम टेकिंग है. वायरल इंफेक्शन फैल रहा है, क्रिटिकल सिचुएशन है, क्राइसिस की सिचुएशन. Now, Raghav faces a dilemma between public interest, professional integrity, and avoiding a conflict of interest. Clear? Very common, very similar kind of basically a case study. जैसा कि हमने just अभी जोगिंदर के केस में किया था. क्लियर? और यहां पे अब कौन फंस गया? राघव. और राघव क्या है? CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर. The first question is, should Raghav recommend Health Plus Private Limited? No. डेफिनेटली नो. अभी हमने यही तो सीखा. नो, ही शुड नॉट डायरेक्टली रिकमेंडेड ड्यू टू कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. बस ऐसे ही 2-4 कीवर्ड यूज करने हैं आपको. कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी,
राइट नाउ पर्सनल रिलेशनशिप्स में क्रिएट परसीव्ड बायस, ये परसीव्ड बायस का टर्म सीख लो, बार बार काम आएगा हर सिचुएशन में, लगभग ऐसी सिचुएशन फंसेगी कि जहां पे परसीव्ड बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ये सब लिखना पड़ेगा। तो क्या इंश्योर करेगा राघव? ही मस्ट इंश्योर ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट एंड रेस्क्यू हिमसेल्फ फ्रॉम इवेल्युएशन। तो ये रेस्क्यू हिमसेल्फ वर्ड रट लो कि आपको अगर किसी सिचुएशन से बाहर जाना है तो क्या करना है। स्टे अवे से बेटर वर्ड है डिसोसिएट हिमसेल्फ या फिर रेस्क्यू हिमसेल्फ। Right, so this whole case study is linked to what? It is linked to conflict of interest. Very important word. Conflict of interest. Next question, what ethical principles are involved? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछा जाता था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं, सीधे पूछ लेगा। राइट, यस, पब्लिक लाइव्स मस्ट बी प्रायोरिटी, होनी चाहिए प्रायोरिटी, यस, बट आपको जब आंसर करना है तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला पॉइंट को आपको ऊपर रखना है। कहानी क्लियर है? कि अरे जनता के साथ बहुत गलत हो जाएगा इसीलिए मैंने उसे केस दे दिया, उस समय हो सकता है कि इमीडिएटली आपको लग रहा हो कि आप एथिकली करेक्ट डिसीजन ले रहे हैं, बट ओवरऑल परसीव्ड बायस के केस में आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है या केस हो सकता है या ओवरऑल आपके जजमेंट पे सवाल उठ सकता है। ठीक है, सो वी मस्ट बी लिटिल बिट न्यूट्रल इन दिस, न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए लिखना है हमको। द केस इन्वॉल्व्स व्हाट? इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक वेलफेयर एंड अवॉइडेंस ऑफ मिस यूज ऑफ पोजिशन, वही 4-5 वर्ड जो मैंने बताए थे। नाउ एथिकल ड्यूटी रिमेन्स प्रायोरिटाइजिंग सिटीजन्स हेल्थ ओवर पर्सनल कनेक्शंस। राइट, लेकिन यहां पे आपने फाइनली यही बात बोली जो अभी सत्यवीर ने कमेंट किया कि सर लेकिन उसको करना क्या चाहिए। एथिकल ड्यूटी तो यही बोलती है कि सिटीजन्स की हेल्थ ओवर पर्सनल कनेक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट। राइट, तो हो सकता है कि आपका पर्सनल कनेक्शन ज्यादा वैलिड हो उस केस में, या विदाउट मेरिट हो, वॉट एवर द सिचुएशन इज, लेकिन हम ये जरूर लिख दें कि यस, पब्लिक लाइव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट स्टेप्स कैन राघव टेक टू अवॉइड कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? ही शुड डिस्क्लोज द रिलेशनशिप, रेस्क्यू फ्रॉम डिसीजन मेकिंग, रिक्वेस्ट एन इंडिपेंडेंट कमिटी एंड इंश्योर प्रोक्योरमेंट फॉलोज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टू प्रोटेक्ट फेयरनेस एंड द पब्लिक इंटरेस्ट। राइट, तो कल अल्टीमेटली जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के केस में हमने क्या किया था कि हमने डिस्क्लोज कर दिया था कि ऐसा ऐसा केस है, तो हमने खुद को डिसोसिएट कर लिया। राइट, तो सत्यवीर लिख रहे हैं कि बट आई डिसएग्री सर, इट इज क्लियरली मेंशन इन द पैराग्राफ दैट अदर सप्लायर विल डिले द सप्लाई एंड एट अ हाई कॉस्ट दैट मे अफेक्ट द लाइफ। सही है, सो ही शुड रिकमेंड इट आल्सो डिस्क्लोज। हाँ, तो रिकमेंड करे, डिस्क्लोज करे किसको? सीनियर को। राइट, किसको डिस्क्लोज करे? सीनियर को। यहाँ पे क्या था देखिए, लार्ज क्वांटिटी एंड ऑल दीज थिंग्स वेयर डेफिनेटली आस्क्ड। तो किसको हमें डिस्क्लोज करना है? ये लिखा नाम, नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राइट, सो हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे। राइट, कि सर ऐसी ऐसी सिचुएशन है, हमें क्या करना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे जब भी केस स्टडी आएगी तो आपके सुपीरियर में, आपके सीनियर में या किसी का ऐसा नाम आएगा जिसको आप अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं? अपनी सिचुएशन ट्रांसपेरेंटली बता सकते हैं। कहानी क्लियर है? नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि हम टाइम डिले ले लें, दूसरी कंपनीज को ऑफर करें, लेकिन हम ये भी नहीं बोल रहे कि आप अपने डिस्क्रिशन पे तुरंत जाएं और हेल्थ प्लस वाले को बोलें कि जल्दी से प्रोवाइड करवा दो, बस। राइट, क्लियर हो रहा है सत्यवीर? हम ये नहीं लिख रहे हैं यहां पर कि हमें पब्लिक लाइफ्स को प्रायोरिटाइज नहीं करना है, हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि हमें अपने बॉस को या जो भी सुपीरियर अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म करना है। और अगर पॉसिबल हो सके तो डिसोसिएट कर दो। अगर पॉसिबल हो सके सर तो डिसोसिएट कर दो, वो बेटर केस है। अब इट्स अप टू डिप्टी कलेक्टर, वो क्या गाइड करता है। हो सकता है कि किसी और पर्सन को डायरेक्ट कर दे इन योर प्लेस कि भाई आप प्रोसेस को कंटिन्यू करो। डील हम हेल्थ प्लस को ही देंगे, बट आपका नाम नहीं आएगा कि आपने हेल्थ प्लस को अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट दिया था फॉर प्रोक्यूरिंग ऑल दी मेडिकल फैसिलिटी। तो ये काम तो डिप्टी कलेक्टर बहुत क्विकली कर सकता है। राइट, और इससे ओवरऑल डिलेमा क्या होगा? रिजॉल्व भी होगा। तो
Next important, he should disclose a relationship, rescue from decision making, request an independent committee, or ensure the objective criteria to protect fairness and the public interest. Right? तो yes, public lives are important. Health plus से ही procure करना is also very important. दोनों बिल्कुल सही हैं आप लोग जो सोच रहे हैं, लेकिन राघव ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करे, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट. आई होप आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. क्लियर? 3 डिफरेंट स्टेप्स थे. हेल्थ प्लस को ही देना बिल्कुल सही, पब्लिक लाइफ्स को ही प्रोटेक्ट करना बिल्कुल सही. तो पैसे से समझ में आ रहा है कि बाकियों को तो हम दे भी नहीं सकते क्योंकि सब टाइम टेकिंग है, लेकिन राघव ही दे ये जरूरी तो नहीं है. तो राघव ने अपने आप को इस केस में न्यूट्रल दिखाने के लिए प्लस पब्लिक का परसीव्ड बायस, मैं कहता हूं कल को हेल्थ प्लस से कुछ उसने प्रोक्योर किया और वायरल इन्फेक्शंस के केस में या फिर क्राइसिस की सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई उस प्रोक्योरमेंट मटेरियल्स में जिससे सिचुएशन सुधार नहीं हुआ, तब तो और बड़ा केस खड़ा हो जाएगा कि राघव ने जल्दबाजी की प्रोक्योरमेंट में और उनके ऊपर मीडिया में बातें उछलेगी और इंक्वायरी कमिटी बैठ जाएगी. राइट? तो दिस इज द ओवरऑल सिचुएशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, शुड ही डिस्क्लोज हिज रिलेशनशिप विद द कलेक्टर? यस डेफिनेटली उसको डिस्क्लोज करना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी प्रिवेंट सस्पिशियन एंड प्रोटेक्ट्स इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी. तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है रटना कि ट्रांसपेरेंसी से क्या बेनिफिट मिलता है, जो डिस्क्लोजिंग करने से क्या इंपॉर्टेंट कि डिप्टी कलेक्टर को भी डाउट नहीं होगा आपके ऊपर कि यार तुमने क्या कर दिया यहाँ पे. राइट? यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, तो उसको उनको कॉन्फिडेंस में लेना और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, प्रोटेक्ट होगी. एंड डिस्क्लोजर अलाउज द कलेक्टर, राइट यही लाइन बस मैं बोल रहा हूं, डिस्क्लोजर अलाउज द कलेक्टर टू असाइन इवैल्यूएशन टू अ न्यूट्रल अथॉरिटी इंश्योरिंग फ्री एंड अनबायस्ड प्रोक्योरमेंट. क्लियर? एंड दैट कैन बी स्पीड अप वेरी फास्ट. बात समझ आ गई? तो इफ ही रेस्क्यूज हिमसेल्फ व्हाट मैकेनिज्म एंश्योर्स फेयरनेस? तो टेक्निकल कमिटी बैठ सकती है या किसी और को कोई बोर्ड अपॉइंट कर दो या फिर ओवरऑल आप किसी और को ये काम दे सकते हैं जिससे ओवरऑल ये न्यूट्रल लगे, अकाउंटेबल लगे और पब्लिक इंटरेस्ट पे लगे. क्या लगे? न्यूट्रल लगे, अकाउंटेबल लगे और ओवरऑल पब्लिक इंटरेस्ट पे लगे. कहानी क्लियर है? राइट? लास्ट, व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ फाइनल डिसीजन मेकिंग? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में वो आपसे एथिकल प्रिंसिपल्स की लिस्ट पूछ रहा है. सो दिस डिसीजन प्रायोरिटाइजेस पब्लिक वेलफेयर, वही बात जो कमेंट में आई थी, यस पब्लिक वेलफेयर इज माय प्रायोरिटी. टाइमली अवेलेबिलिटी इज आल्सो द प्रायोरिटी, क्वालिटी इज आल्सो द प्रायोरिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है उसके प्रोडक्ट्स में. प्रोक्योरमेंट शुड बी स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड, फ्री फ्रॉम पर्सनल इन्फ्लुएंस और फेवरेटिज्म. तो इस तरह से हमने इस केस स्टडी को बहुत शानदार तरीके से सॉल्व कर लिया. आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही बातें? राइट? तो ऐसे ही केसेस और होते हैं, तो मैं काम करूंगा, आई विल जस्ट प्रोवाइड सम केस स्टडीज टू यू. राइट? उसको पढ़ना और पहले मैं उसकी एक एक्सरसाइज अपलोड करता हूं सो दैट यू गाइस कैन आंसर दैट इन योर लैंग्वेज. राइटिंग लाइक दिस इज मे सीम्स टफ टू यू कि सर इतना अच्छा तो शायद हम नहीं लिख पाएंगे, बट आप लोग कर लोगे. एक दो केस स्टडी सॉल्व करने के बाद ज्यादा टाइम नहीं लगता. 5-6 केस स्टडी कर ली तो खेल खत्म है, और पैसे अनसीन पैसेज वाली तो आप लोग को ज्यादा टाइम लगेगा नहीं. ठीक है? सो वी हैव सीन 2 क्वेश्चंस ऑफ 2024 एंड 1 न्यू क्वेश्चन ऑफ द केस स्टडी मिलती जुलती. सो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का केस डिस्कस कर लिया था, साइकोथेरेपी का केस डिस्कस किया. इसके पहले पूरे केस स्टडी का मैंने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, कितना टाइम है, कितनी इंपॉर्टेंट है, हाउ सिग्निफिकेंट इट इज, हाउ इट विल हेल्प यू इन सिक्योरिंग गुड रैंक. हो सकता है कि आप डिप्टी कलेक्टर से डीएसपी में गिर जाएं अगर आपने केस स्टडी पे ध्यान नहीं दिया है. तो कहानी क्लियर? तो इसको हम अच्छे से डील करेंगे. आप लोगों का कोई भी और डाउट हो तो प्लीज कनेक्ट करिएगा मेरे से. राइट? डिस्कस कर लीजिएगा और मैं एक केस स्टडी का असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, आज कल मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसको आप करिएगा, ट्राई टू सॉल्व. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो एंटरप्रेन्योरशिप अ न्यू यूनिट. ठीक है? सो अभी तक का जितना एथिक्स पढ़ा है, आज वो दिन है, उसे कंपाइल करो, उसको रिवाइज करो. जो बुलेट पॉइंट वाइज स्टेपल करने बोला था, पहले पेज में सिलेबस पीवाईक्यू, दूसरे पेज में इंडेक्सिंग और फिर तीसरे से 15 16 20वें पेज तक क्यू एंड एज जो बुकलेट में लिखे हुए अरेंज्ड हैं, वो उसको पिन अप करके जो तुमने आज तक फाइल बनाई है उन्हें निकालो, फिर से रिवाइज करो और फील गुड करो that you have finished one part of the paper 4. right? And in this way we will move forward and definitely आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आंसर राइटिंग में. मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.